हेलो एवरीवन, मैं शास्त्र अंगद आज आप लोगों को भारत के संविधान के बारे में जो कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, तो इसके संबंध में आपको बताऊंगा। और कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा मूल संविधान बना था, तो मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था मूल संविधान हमारा, तो अगर आप देखेंगे तो मूल संविधान में कुल जो भाग थे वो 22 थे और इन 22 भागों में कुल जो अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की जो संख्या थी वो अनुसूचियां कुल 8 थीं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो भाग हैं, वर्तमान में जो भाग हैं वो बढ़ करके 25 हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो 25 भाग हैं ये 22 के अंतर्गत ही अंतः स्थापित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि भाग 23, भाग 24, भाग 25, कुछ भाग हटाए गए हैं और कुछ भाग जोड़े गए हैं। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा। उसी तरह अनुच्छेदों के संबंध में भी है। अगर 2020 तक हम देखें तो जो अनुच्छेद हैं वो बढ़ करके जो इनकी संख्या हो गई है वो 465 हो गई है। कितनी हो गई है? 465 हो गई है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो अनुच्छेद बढ़े हैं वो इसी 395 के अंदर ही अंतः स्थापित किए गए हैं। इसी के अंदर अंतः स्थापित किए, यानी कि उनकी संख्या बढ़ी नहीं है, उसके अंदर ही जोड़े गए हैं। चूँकि पिछले 70 वर्षों में जब से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तब से लेकर के लगभग 126 संविधान संशोधन हो गए हैं। और कितने हुए संविधान संशोधन? 2020 तक 126 संविधान संशोधन हुए हैं, जिनमें से 104 संविधान संशोधन को राष्ट्रपति ने अनुमति दी है और यही विधि के रूप में शामिल किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 104वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद और राज्यों की विधानमंडल में SC/ST का जो रिजर्वेशन था उसे फिर से 10 साल बढ़ा करके 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था, तो जिसे 10 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। यानी कि अब संसद और राज्य के विधानमंडल में जो SC/ST हैं, जो उनके लिए आरक्षित सीटें हैं, वो 25 जनवरी 2030 तक के लिए क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं। ये लास्ट का आपका संविधान संशोधन था। और वहीं अनुसूचियों की जो संख्या है वो बढ़ करके अब 12 हो गई है। अब क्या हो गई है? 12 हो गई है। ये 12 हो गई है। यानी कि अनुसूचियों के संबंध में आप देखेंगे ये जो अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, जैसे 9 कर 10, 11, 12, यानी कि आपको अनुसूचियां जो जोड़ी गई हैं बाद में 4, उनको आपको नंबर आपको दिखाई देगा। लेकिन अनुच्छेद के संबंध में नहीं, भाग के संबंध में नहीं आपको दिखाई देगा। भाग के संबंध में कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं और कौन कौन से हटाए गए हैं, इनको हम आपको बता देते हैं। जैसे कि पहले जो 22 भाग थे, इन 22 भागों में एक भाग 7 को हटा दिया गया है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के मूल संविधान में किस भाग को समाप्त कर दिया गया है, तो भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये जो भाग 7 था, पार्ट 7 था, इसमें पहली अनुसूची में उल्लिखित
भाग बी के राज्यों का उल्लेख था। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भाग ए, बी और सी करके राज्यों का जो उल्लेख होता था वो अपने आप ही समाप्त हो गया। तो इसीलिए भाग 7 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब आपके पास कितने भाग बचे रह गए थे? 21 भाग। लेकिन बाद में अन्य भागों को भी क्या किया गया? जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो अब भाग धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। जो पहला भाग जोड़ा गया, भाग 4A को जोड़ा गया। इसमें आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? जोड़ा गया भाग 4A में। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि स्वशासन, अस्थाई स्वायत्त शासन को भी लागू किया गया। तो इसके लिए एक भाग जोड़ा गया 9A। इस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। नगर पालिका ये है। फिर भाग 9B जोड़ा गया। इसमें आपकी समितियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? समितियों का क्या है? उल्लेख है। ये है। फिर इसके बाद एक और भाग जोड़ा गया है, वह है 14A। ये जोड़ा गया। इस भाग में आपके ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख है, अधिकरण का उल्लेख है, जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। यानी कि एक भाग समाप्त कर देने के बाद भागों की संख्या कितनी रह गई थी? 21। अब एक भाग जोड़ा गया तो संख्या हो गई 22। फिर जोड़ा गया दूसरा, कितनी हो गई? 23। फिर तीसरा जोड़ा गया तो कितनी हो गई? 24। फिर चौथा जब जोड़ा गया तो संख्या कितनी हो गई? आपकी 25 हो गई। यानी कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं, लेकिन 22 भाग के अंतर्गत ही उनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। लेकिन अनुसूचियों की संख्या क्या है? बढ़ गई है। और अनुसूचियों से कभी कभी हर एग्जाम में पूछ लेता है कि इस अनुसूची में क्या है। तो आपको थोड़ा सा 12 अनुसूची और उनके विषयों को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। हम आपको थोड़ा सा इजी वे में इसको बताते हैं। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर के इसको सुनिएगा। आपकी जो अनुसूचियां हैं और उनके विषय क्या क्या हैं, इस अनुसूची में किस किस विषय का उल्लेख है। तो सबसे पहले हम पहली अनुसूची पर आते हैं। बड़ा आसान है पहली अनुसूची। इसमें क्या क्या है? पहली अनुसूची में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आपका उत्तर होगा यह पहली अनुसूची में है। और अगर आपको देखना होगा कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो इसके लिए आपको पहली अनुसूची देखना होगा। और इस समय पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? उल्लेख है। फिर इसके बाद दूसरी अनुसूची आती है। दूसरी अनुसूची में वेतनमान है। क्या है? वेतनमान। दूसरी अनुसूची में वेतनमान है। इसमें क्या है? वेतनमान है। किसका वेतनमान है? अब ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति का। ये इनका है। अब पहला राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। फिर उसके बाद संसद के लोकसभा। कौन? लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, उनका है। राज्यसभा के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, उनका है। फिर हम राज्य में आए। राज्य में देखें तो जो राज्य में विधानमंडल है, तो विधानमंडल के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। फिर उसके बाद अगर जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं
तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति इनके वेतनमान का उल्लेख है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतनमान का क्या है, उल्लेख है। और एक और है जो ब्यूरोक्रेट सामान्यतः नियुक्त किए जाते हैं, वो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा, इसी को फंसा देते हैं कि वेतनमान के संबंध में कभी कभी वो दे देते हैं कि जो आपके महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, तो उनके बारे में उनका वेतनमान का उल्लेख नहीं है। आप याद रखिएगा, इसमें सिर्फ कैग जो सीएजी है, जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उसी के वेतनमान का क्या है, उल्लेख है और किसी का नहीं है। तो इतने लोगों के वेतनमान का क्या इसमें उल्लेख है। इसके अलावा अब अगर पैसा दे रहे हैं भारत सरकार तो शपथ भी तो आपसे लेंगे, तो इसीलिए फिर आपको तीसरी अनुसूची में जाकर के शपथ प्रारूप को देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपकी ये शपथ प्रारूप है, यानी कि शपथ कैसे ली जाए और किन लोगों के शपथ का प्रारूप है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम आए केंद्र में देखें। कहाँ पर देखें, केंद्र में देखें कि केंद्र में कौन कौन शपथ लेता है। पहले संघ सरकार के जितने मंत्री हैं उन सब के शपथ का क्या है, प्रारूप है। जितने भी संघ सरकार के, केंद्र के जितने भी मंत्री हैं उनके शपथ का प्रारूप है। और आप जानते हैं कि ये जो मंत्री होते हैं वो 2 बार शपथ लेते हैं। पहले तो पद की लेते हैं, दूसरी बात गोपनीयता की शपथ लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सांसद हैं, सांसद में दोनों लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों, ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जब ये उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल करते हैं, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय भी ये शपथ पत्र दाखिल करते हैं, आप जानते होंगे। तो उस पर्चा दाखिले के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके जो शपथ का प्रारूप होता है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया रहता है। जो उम्मीदवार जीत करके लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में जब शपथ लेने आता है तो उस शपथ का प्रारूप भी आपको तीसरी अनुसूची में मिलेगा, यानी कि इतने लोगों के शपथ का प्रारूप है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तीसरे नंबर पर ये जो हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, इनके जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इन सब के शपथ का प्रारूप आपको संविधान की तीसरी अनुसूची में दिखाई देगा। यह है। एक और इसमें जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये है। इसके बारे में याद रखिएगा, ये है। फिर इसके बाद हम राज्य में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, राज्य में आते हैं। राज्य में देखें तो राज्य में भी जितने मंत्री हैं, कौन है, मंत्री हैं, इन सब के शपथ का प्रारूप आपको तीसरी अनुसूची में मिलेगा। और राज्य में विधानमंडल के जो सदस्य हैं, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वो, ये इनके शपथ है। यानी कि विधानसभा के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करते हैं तो उसमें भी शपथ का प्रारूप होता है, तो वो इसी तीसरी अनुसूची में आपको मिलेगा। जीतने के बाद जो उम्मीदवार जब शपथ लेने जाते हैं तो उसका भी प्रारूप आपको इसी तीसरी अनुसूची में मिलेगा। उसी तरह विधान परिषद के सदस्य जब उम्मीदवारी के रूप में पर्चा दाखिला करने जाते हैं तो उसके जो शपथ का प्रारूप है आपको उसी तीसरी अनुसूची में मिलेगा। जीतने के बाद जब वो शपथ लेते हैं पद के रूप में तो उसका भी प्रारूप आपको कहाँ मिलेगा, तीसरी अनुसूची में।
तो यानी कि तीसरी अनुसूची में किन किन लोगों के शपथ प्रारूप दिया गया है वो मैंने चर्चा किया। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें 3 लोगों का नाम उल्लेख नहीं किया है। कौन कौन है आपके? पहला आपके राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं। फिर उपराष्ट्रपति हैं, फिर आपके राज्यपाल हैं। यानी कि 3 लोगों का शपथ प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। 3 लोगों के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा इसको। फिर आते हैं जो चौथी अनुसूची है, महत्वपूर्ण है, अधिकांशतः पूछ लिया जाता है कि चौथी अनुसूची में क्या है या किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। तो जो चौथी अनुसूची है, कौन सी? चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा के लिए, चौथी अनुसूची राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, सीटों का क्या है? आवंटन है राज्यों में। याद रखिएगा, ये राज्यसभा के लिए जो सीटें आवंटित की गई हैं वो राज्यों को भी हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हैं। किसके लिए? राज्यों के लिए भी हैं और केंद्र शासित क्या है? प्रदेशों के लिए है। ये दोनों के लिए है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। और एक चीज याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें राज्यसभा के लिए सीटें क्या की गई हैं? आवंटित की गई हैं। और वो आपका एक दिल्ली है और दूसरा पुडुचेरी है। और इस समय जो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। इसमें भी, जम्मू कश्मीर में भी ये दिया जा रहा है जब यहाँ पर विधानसभाएं क्या हो जाएंगी? स्थापित हो जाएंगी। तो यानी कि अब ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जहाँ पर सीटें क्या की गई हैं? आवंटित की जाएंगी। बाकी जो आपके 28 राज्य हैं उनमें क्या की गई हैं? आवंटित की गई हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिक, क्या सबसे अधिक किस राज्य में राज्यसभा सीटें आवंटित की गई हैं? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें राज्यसभा के लिए आवंटित की गई हैं। क्योंकि राज्यसभा के लिए जो सीटें आवंटित की गई हैं उसका आधार जनसंख्या को बनाया गया है। आगे जब हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ाएंगे तो वहाँ इस चीज़ को उल्लेख करेंगे कि कैसे किया गया है, कितनी जनसंख्या अमूमन रखी गई है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ और, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें राज्यसभा के लिए एक सीटें आवंटित की गई हैं। तो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपको। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कितने राज्यों को एक सीटें आवंटित की गई हैं या कितने संघ शासित प्रदेश को 1 सीट आवंटित की गई है। जो भी है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, अगर आपको सही तथ्य पूरा पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब ये समस्या है कि कैसे हम याद करेंगे किन राज्यों को? बहुत सिंपल है। पूर्वोत्तर के, अगर आप सिक्किम को इंक्लूड करेंगे तो पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। अब इन सिक्किम इंक्लूड सिक्किम, अब इन राज्यों में एक राज्य असम को निकाल दीजिए। किसको निकालिए? असम को। तो बचे कितने? 7। तो ये जो 7 बच रहे हैं असम को निकालने के लिए, हिंदी का जो अल्फ़ाबेट शुरू होता है पहले आ से शुरू होता है, इसीलिए आ को पहले निकाल दीजिए। तो जो ये असम है इसको निकालने के बाद 7 बचे। तो 7 राज्यों में एक सीटें हैं। आप पहले ऊपर देखेंगे सिक्किम है। कहाँ? यहाँ क्या है? सिक्किम है। ये सिक्किम है। तो यानी कि सिक्किम में कितनी सीट है? 1। सिक्किम से लगा ये आपका थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर कितनी है? 1। अरुणाचल से लगा आपका ये नागालैंड है। यहाँ पर भी कितनी है? 1।
नागालैंड से लगा ये मणिपुर है, यहाँ पर भी कितनी है 1। फिर इसके नीचे आएंगे मिजोरम है, यहाँ पर भी कितनी है 1। फिर इसी के बगल में ये त्रिपुरा आएंगे, यहाँ पर भी कितनी है 1। फिर यहाँ पर एक मेघालय है, यहाँ पर भी कितनी सीटें हैं 1 2 3, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है, और ये मेघालय है। पूर्वोत्तर में घूम आए, बड़ी गर्मी उर्मी लगी, तो अब आप कहाँ चले आइए, गोवा चले आइए। कहाँ चले आइए, गोवा। ये गोवा में भी 1 सीट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 राज्यों में राज्यसभा के लिए 1 सीटें आवंटित की गई हैं। और आपको मैंने बताया कि जो पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश है, पुडुचेरी में भी 1 सीट आवंटित की गई है। अगर संघ शासित प्रदेश को भी शामिल कर दिया जाए तो यानी कि 9 ऐसे राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं जिनमें राज्यसभा के लिए कितनी दी गई हैं, 1 सीटें आवंटित की गई हैं। और सीटों के जो आवंटन का जो आधार बनाया गया है वो 1976 की जनसंख्या को बनाया गया है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। ये तो हो गई राज्यसभा में ना सीटों का क्या है, आवंटन है। फिर इसके बाद आपकी जो 5वीं अनुसूची है वो है, कौन सी है, 5वीं अनुसूची वो है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। और इसमें 4 राज्यों को बाहर रखा गया है, वो है आपके असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को, क्योंकि इनके लिए अलग से प्रावधान अगली अनुसूची में किया गया है, तो इसीलिए इनको क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। और एक चीज और, इस अनुसूची के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति परिषदों का भी क्या करते हैं, उनके निर्देशन में क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और ये जो जनजातीय सलाहकार परिषदें, जनजातीय सलाहकार परिषदें जो राष्ट्रपति के निर्देशन में गठित की जाएंगी, इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 20 होगी। इस परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 20 होगी। आगे हम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में आपको समझाएंगे, इसको यहीं छोड़ते हैं। फिर आपकी 6ठी जो अनुसूची है वो है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 6ठी अनुसूची क्या है, 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इनके बारे में है। अब यह है कि ये पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं कौन, तो पहला आपका है असम, दूसरा असम के नीचे है आपका मेघालय, फिर इसके बाद में आपका आता है ये त्रिपुरा है, नीचे वाले सब हैं राज्य, फिर इसके बाद मिजोरम है। ये 4 राज्य हैं, ये क्या है, 4 राज्य हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम त्रिपुरा को इधर ला दें, ये इधर त्रिपुरा को, तो आप याद कर सकते हैं ATM, 2 बार यम बोलिए, ए असम, टी का मतलब त्रिपुरा, यम का मतलब मेघालय और फिर यम का मतलब मिजोरम। ATM सभी यूज कर रहे हो, इसको आप याद करिएगा। तो इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है और एक बड़ी लंबी ये अनुसूची है। और इसमें जो जिला परिषदें, जनजातीय जिला परिषदों के गठन की बात की गई, उसमें कहा गया
कि इनके नियंत्रण के लिए जो जिला परिषदें बनेंगी उसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी, 30 होगी। और इसमें अधिकतम 4 लोगों को, कितने लोगों को, 4 लोगों को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि इन राज्यों में जो जनजातीय जिला परिषदें गठित की जाएंगी उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, 30 होगी। और इसमें राज्यपाल 4 लोगों को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन बोडोलैंड के लिए जो ये संख्या दी गई है, सिर्फ बोडो जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के लिए, वहाँ 40 होगी। ये याद रखिएगा। इसके बाद आपकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों के पृथक्करण या शक्तियों के विभाजन के बारे में उल्लेख है, जिसे सामान्यतः ये कहा जाता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। यानी कि इसमें संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, इनका क्या है, उल्लेख है। संघ सूची में आजकल उतने विषय हैं वर्तमान में जितना पेट्रोल की कीमतें हो गई हैं, यानी कि 100, ये पेट्रोल की कीमत है। यानी कि संघ सूची में वर्तमान में 100 विषयों का उल्लेख है। ये विषय कुछ जोड़े जाते हैं, कुछ निकलते हैं। फिर उसके बाद राज्य सूची में रिटायरमेंट के बाद 1 साल आदमी आराम करता है, यानी कि इसमें 61 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61। और अफगानिस्तान में आजकल देख रहे हैं 47 लेकर के पुनः तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें आपके कुल कितने विषय हैं, 47। याद रखने के लिए मैं बताया हूँ, वर्तमान में संघ सूची के विषयों की संख्या 100 है और राज्य सूची के विषयों की संख्या 61 है। समवर्ती सूची के विषयों की संख्या कितनी है, 47 है। ये जो विषय हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। संघ सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिस पर केंद्र सरकार को विधि बनाने का पूरा क्या है, अधिकार है। राज्य सूची जैसे इसमें सेना है, विदेश है ना, रक्षा प्रतिरक्षा संचार, ये सब विषय हैं। वही राज्य सूची में उन विषयों का उल्लेख होता है जिन पर राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने का क्या है, अधिकार है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपातकाल के दौरान संघ राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकता है, इसकी चर्चा हम आपको अलग से करेंगे। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख होता है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं और दोनों केंद्र और राज्य दोनों की विधियों में यदि विरोध हो जाता है, यदि किसी विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना देते हैं और दोनों की विधियों के बीच क्या होता है, विरोध हो जाता है, तो ऐसी दशा में राज्य की विधियों का, जहां तक वो केंद्र की विधियों का विरोध करती हैं वहां तक अपने आप ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसी को पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं, आगे हम आपकी चर्चा करेंगे। राज्य सूची में जैसे आपका शिक्षा है, समवर्ती सूची में, किसमें, समवर्ती सूची में जैसे आपका शिक्षा है, राज्य सूची में जैसे पुलिस प्रशासन वगैरह है, तो ये विषयों का उल्लेख है। इसके बाद मूल संविधान की आखिरी जो अनुसूची थी वो थी भाषा। क्या थी, भाषा। इसको देखिए, भाषा। तो मूल संविधान में जब हमारी बनी थी ये 8वीं अनुसूची, जब बनी थी तो इसमें कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14। कुछ स्टूडेंट कहते थे सर इतनी भाषाएं हैं, कैसे इनको याद रखा जाए, ठीक है। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 22। तो मुझे लगता है ये बड़ा सिंपल है, बस आप थोड़ा सा तकनीकी अपनाइए।
तो पहले तो आप जानिए कि मूल संविधान में, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल संविधान में इनमें से कौन सी भाषा शामिल थी, तो आपको बहुत सिंपल याद कर सकते हैं कि ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, थोड़ा सा आप ये मैप बनाइए पहले। सॉरी, आपको मैं 22 भाषाएं बहुत आसानी से आपको बताता हूं। थोड़ा सा आप इधर, आप पहले साउथ इंडिया का मैप बनाइए, ये छोटा सा बनाइए। पहले तो आप 3 भाषाओं के लीजिए जो हैं, एक उसमें तो आपका हो जाएगा हिंदी, ठीक है, दूसरा आपका संस्कृत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा आपका उर्दू हो जाएगा। ये देखिए, इसमें अभी हम अंग्रेजी को नहीं शामिल किए हैं। अब इन 3 भाषाओं में आपने ले लिया, फिर आप आइए इधर, ये तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु की जो भाषा है वो तमिल है। अब दक्षिण भारत से शुरू कर रहे हैं, चौथी भाषा। फिर आप आइए, ये केरला है, ये क्या है, केरला है। तो केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, ये है मलयालम। अभी आप जानते हैं कि दिल्ली के जो केजरीवाल हैं, जो हर जगह ये चुनाव होगा तो घोषणा कर देंगे हम बिजली मुफ्त देंगे, लगता है कि बिजली मुफ्त दे करके ही वो सरकार बना लेंगे। बड़े कलाकार टाइप के आदमी हैं वो। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल में जो मलयालम नर्सें हैं वो मलयालम में बात नहीं करेंगी, वो हिंदी में बात करेंगी। बड़ा विवाद हुआ तो बाद में अपना वापस ले लिए। वो शाहरुख खान टाइप के हैं, विवाद के द्वारा वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो मलयालम है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये आंध्रा है। ये क्या है, आंध्रा है। तो ये जो आंध्रा है, आप आजकल बड़ी मूवी देखते हैं साउथ की, वो तेलुगु भाषा है। क्या है, ये तेलुगु है, ये आपकी होगी। फिर आप देखेंगे कि ये जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है, कर्नाटक, ये, तो यहाँ की जो भाषा है वो है कन्नड़, ये कन्नड़ आ गई। फिर आप यहाँ से कन्नड़ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, ये, तो महाराष्ट्र की जो भाषा है वो है मराठी। कौन सी है, मराठी। संजय दत्त बोलते हैं ना मुन्ना भाई में वाट लग गई, तो ये मराठी है, वाट लगना। तो ये आपका क्या है, मराठी है। फिर उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी के घर चलते हैं, 9वीं भाषा आमाछो, यानी कि ये जो गुजराती है, ये क्या है, गुजराती है, ये आपकी ना होगी। फिर एक यहाँ छूट गया था, ये उड़िया, ये क्या है, उड़िया, यहाँ छूट गया था, उड़िया, यानी कि 10 नंबर हम लेते हैं उड़िया को। और थोड़ा सा दीदी नाराज हो जाएंगी तो आप पश्चिम बंगाल चले चलिए, आजकल बड़ा चर्चा है उनका, तो यानी कि बांग्ला है ये। और इस समय एक चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा बने हैं, असम के मुख्यमंत्री, उनके यहाँ चलते हैं, तो यानी कि उनकी जो भाषा है असमिया है, ये है। अब थोड़ा सा कश्मीर का रुख करते हैं, बड़ी गर्मी लग रही है, हवा पानी ले लेते हैं, तो कश्मीरी आते हैं। कहाँ आते हैं, कश्मीरी, ये। और यार थोड़ा पंजाब भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के यहाँ घूम लें, सिद्धू से बातचीत कर लें, तो यानी कि पंजाबी, ये। कोई दिक्कत है बताइए? पूरे जो क्षेत्र हैं उनके आधार पर उनकी भाषाएं हैं, यही 14 भाषाएं शुरू में थी। इसमें रटने में क्या दिक्कत है? 3 आप पहले ले लीजिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फिर बाद में साउथ इंडिया वाली पूरी ले लीजिए। कहाँ ले लीजिए? साउथ इंडिया वाली ले लीजिए। फिर उसके बाद ऊपर चले जाइए, कश्मीर, पंजाब चले जाइए, फिर उसके बाद असम और बांग्ला चले जाइए। यहाँ ये 14 भाषाएं क्या थी, शामिल थी। लेकिन बाद में आपकी 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, इनमें 2 तरह के क्वेश्चन हैं। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई हैं और कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, थोड़ा सा इनको देखिए। तो जो सबसे पहली भाषा ये जोड़ी गई, पहली भाषा जो जोड़ी गई
वो थी सिंधी भाषा को, क्योंकि सिंध जब अलग हो गया था तो लोगों ने उसको शामिल नहीं किया, लेकिन बाद में कहा कि सिंध एक संस्कृति का प्रतीक है और बहुत सारे सिंधी रहते भी थे, तो इसीलिए सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को। ये सिंधी भाषा, ये जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा ये जोड़ा गया। उन्नीस के द्वारा ये सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जो भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, 16, 17, 18। वो कौन कौन सी भाषाएं थी उनको देखिए थोड़ा सा। तराई क्षेत्र में जो नेपाल से लगा हुआ है, बिहार वाला क्षेत्र, तो वहाँ के लोग नेपाली भाषा वगैरह बोलते थे, तो तराई क्षेत्र में एक उस भाषा को भी क्या किया गया? शामिल किया गया, नेपाली, इसको शामिल किया गया। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो थोड़ा सा जो कोस्टल एरिया है, विशेषकर जो महाराष्ट्र का जो तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक भाषा बोली जाती है कोंकणी, उसको कोंकण कहा जाता है, इसीलिए वहाँ की भाषा को कोंकणी कहा गया, ये जोड़ा गया। फिर उसके बाद पूर्वोत्तर में चलिए, मणिपुर की जहाँ मैरीकॉम है, ये मणिपुरी को जोड़ा गया। यानी कि अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18। और ये जो भाषा जोड़ी गई वो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या की गई? जोड़ी गई। ये देखिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई, वो हैं 19, 20, 21 और 22। ये 4 भाषाएं वो कौन कौन सी थी? अब थोड़ा क्षेत्रीय और भाषाओं को लिया गया। उन भाषाओं को आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब थोड़ा सा ऊपर वाला, हिमाचल प्रदेश में एक भाषा बोली जाती है, डोगरा क्षेत्र कहा जाता था, उसी के नाम पर यह है डोगरी, इसको की गई। फिर और कौन सी की गई? बिहार में मिथिला है, ये कहा जाता सीता जी, जहाँ जनक राजा थे, मैथिली को जोड़ा गया। एक किसको जोड़ा गया? मैथिली को। फिर एक और भाषा को, क्षेत्रीय और भाषा को जोड़ा गया, जो झारखंड वगैरह में था, संथाली, ये इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया। और पूर्वोत्तर की एक भाषा जोड़ी गई, बोडो को, ये बोडो को। यानी कि ये जो भाषाएं जोड़ी गई, आप देखें अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। बड़ा आसान था, यानी कि 3 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 21 और ये 71 और ये जोड़ा गया, ये 92 में जोड़ा गया था, 71वां संविधान। अब ये 92 को यहाँ ला दीजिए, यानी कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। 21वें के द्वारा जोड़ी गई, 71वें के द्वारा जोड़ी गई और 92 संविधान संशोधन के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई। तो इतना ही थी। इसके अलावा आप अब 9वीं अनुसूची पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? 9वीं अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची, ये 9वीं अनुसूची है। ये 9वीं अनुसूची क्या है? ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी नेहरू के काल में। और ये दरअसल जो भूमि सुधार था, जमींदारी प्रथा का जब उन्मूलन किया जाने लगा, तो समस्या ये थी कि जमीन संपत्ति थी और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो कैसे किया जाए? तो इसीलिए एक अनुसूची बनाई गई 9वीं, और ये कहा गया कि इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यानी कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार
या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से ये क्या थी, संबंधित थी। और इसे जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा ये जोड़ी गई। और ये कहा गया इसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो इस अनुसूची में 284 विषयों का क्या है, उल्लेख है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि अगर इस अनुसूची में कोई ऐसा विषय शामिल है जो बड़ा अनुचित है तो न्यायालय उस पर निर्णय दे सकता है, यानी कि अब वो चीज़ नहीं रह गई। फिर बाद में आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, ये अनुसूची पंचायत प्रणाली से संबंधित है, पंचायत प्रणाली से। और ये जो अनुसूची है ये आपकी 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या की गई, जोड़ी गई, पीवी नरसिम्हा राव के काल में। और इस अनुसूची में पंचायत प्रणाली के कुल 29 कितना 29 विषयों का क्या है, उल्लेख है। ठीक है। और फिर माफ़ी चाहता हूँ, ये 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी थी। क्या थी, दल बदल संबंधित थी। 10वीं अनुसूची ये किससे संबंधित थी, दल बदल से। ये थी, क्या था, दल बदल संबंधी अधिनियम। और ये जोड़ी गई थी आपके 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। कौन थे ये, राजीव गांधी, ये थे। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 11वीं अनुसूची, ये थी आपकी 11वीं अनुसूची। और ये जो 11वीं अनुसूची थी वो पंचायत राज प्रणाली थी, पंचायत राज क्या थी, ये प्रणाली थी, ये थी। और ये जो अनुसूची जोड़ी गई ये 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वीपी नरसिम्हा राव थे, ये थे। और इस अनुसूची में पंचायत प्रणाली के लिए कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितना, 29 विषयों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। और जो आखिरी जो अनुसूची जोड़ी गई वो थी नगर निकाय, नगर पालिकाओं के संबंध में थी, वो थी 12वीं अनुसूची। ये क्या है आपकी, नगर निकाय। और ये अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और ये जो अनुसूची थी 12वीं जो अनुसूची थी ये भी पीवी नरसिम्हा राव के काल में जोड़ी गई। और इस अनुसूची में कुल 18 विषयों का क्या था, उल्लेख था। तो ये जो मैंने अनुसूचियां बताई, अगर आप इसको देखेंगे तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप पूरा आसानी से रट सकते हैं। एक शब्दों में कहें तो पहली अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतनमान, तीसरी अनुसूची में शपथ प्रारूप, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन,
7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में किसमें 11वीं अनुसूची में पंचायत प्रणाली और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय। थैंक यू। थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करिए और उससे क्या रहेगा ना कि लोगों के पास भेजेंगे, मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा और अब मॉडर्न इंडिया भी पढ़ाना शुरू करूंगा इसी के साथ साथ। तो थोड़ा सा लोगों में शेयर करिए और कमेंट वगैरह भी दे दिया करिए ताकि जो लगे सुधार करना उसको सुधार करूं। थैंक यू।